बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम साहब। बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उस पर बात करेंगे और सीपीआईएम आहिस्ता आहिस्ता क्यों सिकुड़ रही है, उसकी सियासत क्यों महदूद होती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से 2019 देख रहे हैं ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? शुक्रिया, ठीक हूँ। जैसे बात हो रही थी अभी कि सीपीआईएम जो है वो मजबूत पार्टी के तौर पर जो है वो अपोजिशन में भी होती थी और कई सारे स्टेट्स में जो है उसका बोलबाला हुआ करता था। आज सिकुड़ करके महज 2 स्टेट में जो है वो रह गई है। वजह क्या है, क्यों ये महदूद होती जा रही है आपकी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी की हस्ती कुछ ऐसी होती है जो मिटती नहीं है, लेकिन सियासत में उतार चढ़ाव होते रहता है। और चूंकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारे मुल्क में एक जो फ़िरका परस्ती का जब बोलबाला होता है और जब मजहबी जज्बात के नाम पर सियासत होता है, तो आप खुद समझेंगे, चाहे वो ये मजहब हो चाहे वो मजहब हो, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी या लेफ्ट पार्टीज जो है उसके थोड़े मुसीबत हो जाती है उसके लिए। और बल्कि दरअसल वो सवाल उठाया जाता है इसलिए ताकि लोग जो मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोज़गार हैं, अपनी परेशानी को लेकर उसके बजाय उसको ताजमहल से लेकर के मंदिर मस्जिद कहीं भी उलझा सकते हैं। तो आज की जो स्थिति, ये हालत है, ये आज नहीं हुई, पिछले 25 साल से आप अगर देखेंगे हमारे मुल्क में जब से गरीबों के ख़िलाफ़ मासियत लिया गया और नए उदारीकरण की नीति ली गई, तो एक तरफ लोग गरीब से गरीब होते गए और कुछ अमीर की तादाद बढ़ते गए। पूरे जो जायदाद है पूरे मुल्क का, वो अगर 73% 1% के पास जाती है मिल्कियत, बिल्कुल, तो जाहिर बात है मिल्कियत के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ताकत है वो उसको सिकुड़ने के लिए पूरा कोशिश करते लोग। और दूसरी बात यह है कि जब उतार चढ़ाव जो हो रहा है तो ये पैसे का भी खेल होता है चुनाव में। जब मिल्कियत एक जगह चले आती है तो जिस तरह से सल्तनत हो, जिस तरह से सनत हो, जिस तरह से जायदाद हो, उसी तरह से जो पॉलिटिकल पावर है उसको भी कंसंट्रेट करने की कोशिश की जाती है। आप कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा उसके पास जो है सपोर्ट है पैसे वालों की, तो वो आराम से चुनाव जीत सकती है। क्योंकि आप अगर देखेंगे चुनाव भी बहुत खर्चीला हो गया है। हाँ। और तमाशा भी हो गया है। अब स्पेशल सी प्लेन ले आए जा रहे हैं, हवाई जहाज ले आए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले आए जा रहे हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते हैं चूँकि वो मजदूरों के चंदा से चलती है, तो आप वो रकम खर्च नहीं कर सकते। और लोगों की वो क्या होता है, करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो बाकी जो वोटर है उनको भी भ्रष्ट करने की कोशिश करती है। तो लोगों को लगता है कि हमें क्या मिला, हम अगर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब भीड़ इकट्ठा किया जाता है, अगर पैसे देके किया जाता है तो पहले जो लोग जोश से और ताकत से जहाँ जाते थे वो ताकत कम जाएगी और जहाँ पे पैसे का मुजाहरा होगा। बिल्कुल ठीक है, पर उस हिसाब से तो देखा जाए तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का या एक सियासी पार्टी का जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया या नहीं कर पाया आप लोग। नहीं, मॉडर्न किसे आप कहेंगे? आपने कहा ना कि भाई हेलीकॉप्टर आ गया है, सी प्लेन आ गया है और जो है आधुनिक चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंतखाबात जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। उसका इस्तेमाल आप नहीं करते, इसका मतलब इसलिए कमज़ोर हो गए हैं आप? इस्तेमाल नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है, अब कोई अमेरिकी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी को ले आकर के कोई मीटिंग मोबिलाइज करे या सोशल मीडिया को मोबिलाइज करे, और कम्युनिस्ट पार्टी का ये हमेशा का रवैया है पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ भी, वो हम इन हाउस करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स होंगे, पेड वर्कर नहीं होंगे। सियासत का मतलब है, हम कम्युनिस्ट यकीन करते हैं कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, वो एक जज्बात जो होता है वो पैदा होता है फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट। अगर उसमें आपका एक मकसद होता है तो एक मंजिल का और आप सफ़र तय करते हैं। और उसके अलावा अगर ऐसा हो कि नहीं चलो चल लेते हैं, कुछ देर इधर चल गए कुछ देर उधर चल गए, तो वो दो में ये फ़र्क है। आप ये बात मान सकते हैं कि ये बदले हुए माहौल में जो न्यू इंडिया की बात की जा रही है उसमें आप फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दिखावा जो होता है कुछ दिन के लिए होता है, एक की तरह होता है। और लेकिन जो असल में जो मुद्दे हैं, जो वसूल की आप बात कर रहे हो, वो रह जाते। हाँ, लेकिन बात ये हो रही थी कि 3 दशक से ज़्यादा किसी एक स्टेट में हुकूमत रहना और उसके बाद जब इंतखाबात होते हैं तो आप जो है अचानक दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पायदान पर चले जाते हैं, तो सवाल बहुत ज़्यादा फिर पूछे जाते हैं। बेशक सवाल के पूछे जा रहे हैं और बहुत वक्त ऐसा है कि ऐसे हो रहा है बोल के सवाल किया जा रहा है। उसके अलावा मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि ये सवाल उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे, पहला अगर मैं आपसे लेता हूँ मीडिया, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसका एक्सप्रेशन मीडिया में भी है। आज 2-3 हाउस पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और उनके ही जो हेड होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के राज्यसभा का मेंबर बैठते हैं। तो फिर एक तो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, क्या मैं जैसा कहा वैसे पॉलिटिकल जो पावर होते हैं, आज जैसे मुल्क में जो हुकूमत चल रही है तो उसमें जब एक ऐसा होता है कि अथॉरिटेरियन एक तानाशाह रवैया होता है तो पूरे पावर को वो कंसेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो उनके मुखालफत करेंगे या जो बागी होंगे, वो बागी को पहले फांसी दे दिया जाता था, आजकल उसको किनारा कैसे किया जाता है।
जाता है। और इसलिए 34 साल हम वहाँ हुकूमत चलाए हैं। जब हम बार बार जीतते थे तो भी यही मीडिया ये सवाल पूछती थी, आप कैसे जीतते हो, जरूर रिगिंग होता होगा। और आज जब हम हार रहे हैं तो कहा जाता है आप क्यों हार रहे हो। तो ये जब हम जीतते थे तो रिगिंग था, और हम जब हार रहे हैं तो आप रिगिंग के सवाल नहीं पूछते, नहीं देखने को मिलता है। बंगाल में खास करके एक ऐसे माहौल बना है, अभी जैसे त्रिपुरा में आप देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर डाभोल, वो बीजेपी के जो कोर बैठक हो रहा है कि त्रिपुरा जैसे स्टेट में कम्युनिस्टों को हराने के लिए कौन सा रवैया अपनाया जाएगा, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस, हुकूमत, जो हुक्मरान तबके का हर हिस्सा है, सिर्फ मीडिया नहीं, वो सब का इस्तेमाल होता है। और बंगाल में जो मुल्क को बनाया जा रहा है, जिस तरह से एक तानाशाह, एक मजीद जज्बात के बाद नाम पर एक फासीबाद कायम करने के लिए, वहाँ ये समझा जाता है कि कम्युनिज्म या मार्क्सवादी या CPIM सबसे बड़ा रोड़ा है, और इसको हटाने के लिए वो सब इकट्ठा हुए थे। बंगाल में 2011 में जब हम चुनाव हारे थे तो ये कोई अकेले तृणमूल नहीं थे, वो 22 पार्टियों का एक जमघट था, और उसमें एकदम एक्सट्रीम जो लेफ्टिस्ट थे, माओइस्ट, वहाँ से लेकर के एक्सट्रीम राइटिस्ट, RSS, ये जमीयत उलमा हिंद, सब लोग इकट्ठा हुए थे। और वो ताकत के सामने सिर्फ वो एक ऐसा माहौल पैदा किया गया, और मैं समझता हूँ वो ताकत आज भी काम कर रही है। अब उसका अम्ब्रेला तृणमूल बनी है। 2016 में भी कमाल नहीं कर पाए ना साहब आप? नहीं, सवाल इस तरह से चुनाव में कहा कि कमाल करने के लिए तो हम आए नहीं है सियासत में, वो जो धमाल दिखाते हैं वो कमाल करते हैं। हमें तो एक एक को जोड़ना पड़ता है लोगों को, और नहीं तो आप जैसे बोले जब हम 34 साल जीत भी रहे थे बंगाल में तो तब इस सवाल पूछा जाता है पूरे मुल्क में क्यों नहीं फैल रहे हैं, क्योंकि हम उस तरह से कमाल दिखाने के सवाल तो हमेशा पूछे जाएंगे। सवाल ये है जब वोट, अगर वोटर जो है वो डाल नहीं पाए, और अगर वोट लूट हो, और वहाँ पे अगर ये मोदी भाई दीदी भाई का साझेदारी हो, तो आज बीजेपी या तृणमूल दोनों मिलकर के पॉलिटिक्स का एक ही नंबर है, काम है कि किस तरह से यहाँ से लेफ्ट को हटाया जाए। और वहाँ पे ऐसा देखा गया जिस बूथ में कोई वोटर नहीं घुसा, वहाँ अगर 900 वोट पोल हुआ है तो 756 का तृणमूल का है, तो 256 बीजेपी का है। तो ये जब आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो बीजेपी और TMC की मिली भगत के जरिए हो रहा है, या उनकी मिली भगत की वजह से हो रहा है? पूरी नहीं, उसमें एक ये बड़ा एक अहम रोल है, लेकिन ये आज नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस है ना अम्ब्रेला, बंगाल में जो नहीं रहते वो नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे जो बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ बहुत झगड़ा जैसे यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर अगर जाएंगे, आज जैसे आप खामोश रहते हैं, वो बगावत मुंह में है, और हकीकत उनका एक जॉइंट एजेंडा है, और वो एक्सपेरिमेंट है वहाँ की जमहूरियत को किस तरह से ख़त्म किया जाए। अगर इस मुल्क को एक फासीबाद कायम किया जाएगा तो यह सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी दोनों को खतरा पहुँचाएगी। तो गुजरात में जो लैब हुआ था हिंदुत्व का, वो था कि किस तरह से सेकुलरिज्म को ख़त्म किया जाए। मोदी जी चीफ मिनिस्टर बन करके ये 20 साल का तजुर्बा है, और ममता जी को बंगाल में चीफ मिनिस्टर बना करके किस तरह से जमहूरियत को ख़त्म किया जाए, उसका एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ताकि दोनों जो मिला करके सेकुलर डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान का किस तरह से खत्म किया वेस्ट बंगाल जो है, चूंकि आपका बहुत बड़ा स्टेट था, वो जहाँ पर आपकी लंबे वक्त तक हुकूमत रही, 3 दशक से ज़्यादा हुकूमत रही है, आपको लगता है कि उस दौरान कुछ गलतियाँ हुई होंगी पार्टी की तरफ से? पार्टी के बड़े ओहदेदारान थे जिसकी वजह से आज आपको जो है वो अवाम ने दूर कर दिया सियासत से, मतलब या फिर कहा जाए हुकूमत से, पावर से? इसमें तो कोई शक नहीं है, और कम्युनिस्ट पार्टी ये बेबाक कहती है, आपके प्रोग्राम में बेबाक है। आप अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, जब 2011 में हमारी जब शिकस्त हुई, तो हमने ये फैसला रिटर्न तौर पर हमने मीटिंग करके, और हमारा विशाखापट्टनम में स्पेशल सेशन हुआ था, वहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट्स निकाले कि हमारे मुखालिफ जो किए, लेकिन हमारे क्या क्या खामी और कमज़ोरी थी या गलतियाँ हुई, उसको हमने स्वीकार किया, और बाद में ये हम मानते हैं, और इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये और डॉक्यूमेंटेड है। आप अगर वेबसाइट में जाएंगे CPIM का तो वो डॉक्यूमेंट्स निकलेगा, और उसमें हम 2-3 ऐसे मुद्दे को सामने ले आए थे जिसको हमें अपने को सुधारने की ज़रूरत है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था साहब कि जब मजहब की सियासत होती है, जब इस मुल्क में धर्म के नाम पर लोगों को तकसीम किया जाता है, तब CPI या CPIM जो है, या जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, उनकी पॉलिटिक्स या उनकी सियासत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। क्या लगता है आपको, ये जो कमज़ोर सियासत है आप लोगों की, या जो कमज़ोर कर दिया गया है, ये कमज़ोरी कब तक रहने वाली है? आप देखेंगे जब मुल्क की तकसीम हुई थी, उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी
कांग्रेस के बाद ही दूसरे नंबर में पार्टी में थी जी। और मुस्लिम लीग थे ऑफ कोर्स। लेकिन जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर के जब सड़क में हम उतरे भी तो हम बोले लीग और कांग्रेस एक हो और मुल्क का तकसीम बंद करो। लेकिन जब राइट्स हो रहे थे पंजाब से लेकर बंगाल तक, तो उस वक्त वो आवाज़ को सुनने नहीं, उस वक्त इमोशन की बात हो जाती है, उस वक्त जज्बात की बात होती है, तब जोश की बात होती है, होश की बात नहीं होती है। तो बहुत से लोग समझे अब तो मजहब के नाम पर मुल्क तकसीम हो गया, अब तो कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करना पड़ा, फैज़ अहमद फैज़ जैसे लीडर को जेल में डालना पड़ा, और हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करना पड़ा। फिर भी जब वोट हुआ 1952 में पहला चुनाव हुआ तो सेकंड पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पर उभर कर आई। तो ये चलता है। इसी तरह से 60s में हमारे यहाँ बंगाल में 64 में बहुत बड़ा राइट्स हुआ था और हिंदू मुसलमान के नाम पर कत्ल हुए थे। लेकिन उसके बाद 65 से CPIM का उभार शुरू हुआ। तो ये साइकिल ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह चलते रहते हैं। और लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन होता है कि आखिर हमें क्या हासिल हुआ। हम मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े किए लेकिन हमारा बेरोजगारी तो दूर नहीं हुआ। इसलिए हमें अपनी बात को कहते जाना चाहिए। जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि 2019 आते आते जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी उभार आएगा, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी पहले की तरह थी वो बढ़ेगी आवाम के दरमियान, या फिर ये अभी जो दौर है ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ और दिन आपको परेशान रहना पड़ेगा सियासी तौर पर और जो है पावर से दूर रहना पड़ेगा? ये हम फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी समझेंगे लेफ्ट पार्टीज़ को आप अगर कवर करते या कम्युनिस्ट पार्टी को समझते तो हम सिर्फ ये पावर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा हम तो केरल में, बंगाल में और त्रिपुरा में हुकूमत में आए, लेकिन ऐसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में कभी हम पावर में आए नहीं। तो वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वहाँ के CPIM नहीं है, वहाँ के मजदूर और किसानों को लेकर के जंग नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। अभी राजस्थान में कितनी बड़ा लड़ाई लड़े हैं। चुनावी फ़ायदा एक और बात है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे पार्टी से नहीं सोच सकते। हमारा एक अपना मकसद है, हम तो इनकलाब के सोच लेकर के घर से निकले, उसके बाद एक इनकलाबी जज्बात लेकर के और एक प्रोग्राम लेकर के हम चलते हैं। पूरे दुनिया में हर मुल्क में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ ये बगावत के नारा दे करके कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठा होते हैं। कहीं वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, कहीं चुनाव में कभी हिस्सा भी नहीं लेते, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैं ये समझता हूँ कि चुनावी तालमेल बैठने से कभी फ़ायदा कम बेस हो सकता है, लेकिन ये जंग जो है वो जारी रहेगा। और जितने ज़्यादा ये राइटिस्ट का उभार हो रहा है, दक्षिणपंथी का जो उभार हो रहा है, रजत पसंद ताकत जितना उभार होते हैं, तो ये तारीखी तौर पर ये देखा गया है। उसका जवाब भी आपको कट भी आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से ही मिलेगा, लेफ्ट पार्टी से मिलेगा, जो पेंडुलम की तरह है। एक एक्सट्रीम राइट में जब जाते हैं तो फिर लेफ्ट की तरफ आते हैं। और यही वजह है कि जब लोग उब जाते हैं और हमारी अगर तहरीक और तहरीक चलती रहेगी तो फिर हमारे तरफ लोगों का निशान, हम लोगों की तरफ और ज़्यादा नज़दीक है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई अगर कोई बेरोजगार है और अगर वो पकौड़े की दुकान खोल लेता है तो उसमें बुराई क्या है? बेरोजगारों को आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, तो आप ये नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए तैयार करेंगे। क्या वापस जो है कांग्रेस के साथ फिर कोई बातचीत होगी, कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ा जाएगा 2019 को अलग अलग स्टेट्स में? हमारा पहला मकसद ये है कि बीजेपी को किस तरह से शिकस्त दिया जाए। हम ये जानते हैं हम अकेले कम्युनिस्ट नहीं रोक पाएंगे, और ज़्यादा जो जमहूरी पसंद और सेकुलर जो ताकत है उनके साथ एक तालमेल आना पड़ेगा। आपको लगता है कि जैसे पहले बात हो रही थी कि एक तो मॉडर्न जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करना है, फिर नए नए गठबंधन जो है वो भी होने हैं, और क्या वापस जो है कांग्रेस के साथ फिर कोई बातचीत होगी, कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ा जाएगा 2019 को अलग अलग स्टेट्स में? क्या वो भी आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए? जो मैं कह रहा था कि चुनावी तालमेल, चुनाव के वक्त हम वो फैसला करते हैं उस वक्त की हकीकी हालत क्या है, उसका जायजा लेकर के, बेशक। और दूसरी बात यह है कि हम जो सियासत करते हैं वो हमेशा, जैसे अब कभी होता था यूपी में लक्ष्य 2014, कभी होता है लक्ष्य 2019। कम्युनिस्ट पार्टी कभी आप नहीं सोचा, अपनी ज़िंदगी में आप कभी नहीं सुने होंगे। अभी अगले 2019 में चुनाव में क्या होगा, हमारा पहला मकसद ये है कि बीजेपी को किस तरह से शिकस्त दिया जाए। जो फासिस्टवाद का जो ताकत उभर रहा है उसको किस तरह से हम रोकें। हम ये जानते हैं हम अकेले कम्युनिस्ट नहीं रोक पाएंगे। हाँ, लेकिन जो विद इन द कम्युनिस्ट पार्टीज जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लगता है वो भी दूर हो पाएगा 2019 तक। देखिए वो तो है, आपको ये मालूम होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आपको मिला पता नहीं, मीडिया में हम देख रहे हैं रिपोर्ट, आप मीडिया का हिस्सा है, लेकिन आपको सोचना चाहिए CPI, CPIM, यहाँ तक कि CPIML, जब एक पार्टी एक आवाज़ नहीं देते हैं, जब बीजेपी के अंदर कभी शत्रुघ्न सिन्हा कुछ बोल रहे हैं, जसवंत सिन्हा और कुछ बोल रहे हैं, तो ये
का क्या काम है, 40 साल से CPI CPM दोनों एक साथ काम कर रही है, और अब पिछले 3 साल से CPI-ML भी हमारे साथ एक साथ हैं, और उसके अलावा और भी जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, लेफ्ट फ्रंट हम इसलिए कहते थे, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ जितने लेफ्ट पार्टीज़ हैं वो सब इकट्ठा है और इकट्ठा होंगे उसके साथ साथ, लेकिन उसका ताकत भी इतना नहीं है कि हम बीजेपी से चबा लें। इसलिए हमें और ज़्यादा जो जमहूरी पसंद और सेकुलर जो ताकत है उनके साथ एक तालमेल आना पड़ेगा। अभी तो नई पॉलिटिक्स चल पड़ी है, पकौड़ा पॉलिटिक्स जो है ये इस वक्त मुल्क के अंदर, कैसे इसको देख रहे हैं? और अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई अगर कोई बेरोजगार है और अगर वो पकौड़े की दुकान खोल लेता है तो उसमें बुराई क्या है? आपको उसको क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? ये वो कह रहे हैं। अमित शाह राज्यसभा में भाषण दिए, उसके बाद लोकसभा में जब मोशन ऑफ थैंक्स में मैं बोल रहा था तो मैं चैलेंज करके बीजेपी वाले से कहा बेंच में कि कौन बीजेपी के नेता हैं उनके चेयर में, जब प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि पकौड़ा कोई गलत बात नहीं है, तो अपने अपने बेटे को पकौड़ा भेजने के लिए तैयार कर रहे हो, पकौड़ा तलने के लिए। वो तो अपने बच्चों को तो विदेश भेजेंगे। पकौड़ा गलत नहीं है। अब जो लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, वो सड़क किनारे हो, स्टेशन में हो, पूरी या पकौड़ा बना करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज उसके क्रेडिट मोदी या अमित शाह क्यों ले? कोई हुकूमत नहीं ले सकते। हुकूमत जिसके तरफ नहीं देखी वो अपने बलबूते पर अपने परिवार के लिए वो काम कर रहे हैं, बल्कि वो जहाँ लगाते हैं ठेला या रेड़ा उसको आप वहाँ से भगाते हो, उनके दुकान तोड़ते हो। आप जो बिजनेस को फ्री ज़मीन देते हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो, फ्री पानी देते हो, इसके लिए आप एक नल भी नहीं बना देते हो। तो ये अपने मेहनत से कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसके क्रेडिट हुकूमत क्यों ले? और अगर बेरोजगारों को आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, तो आप ये नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए तैयार करेंगे। आप स्किल डेवलपमेंट की बात, आप इसको नौकरी से मत जोड़िए, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं ना, ये नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी है भी नहीं, ये स्वरोजगार है, इसका क्रेडिट लीजिए, नहीं इसका क्रेडिट लीजिए। अगर आपको हिम्मत है तो आप क्यों नहीं कल कहते कि बंगाली हिंदुस्तान में जितने पकौड़े तल रहे हैं सबको हम फ्री गैस कनेक्शन देंगे या कंसेशनल रेट से देंगे, हम तेल उसका जो सरसों का तेल में उतलते हैं उसको हम रेपसीड ऑयल उसको हम सस्ता कर देंगे, पुलिस उसको तंग नहीं करेगा, उसको हम लाइसेंस देंगे, परमिट देंगे, वो इज्जत के साथ करे, तब ना हम समझेंगे कि आप कुछ सोच रहे हैं। ये बताइए इस वक्त मुल्क के अंदर और भी सियासत चल रही है, पकौड़े के अलावा भी सियासत चल रही है, जैसे आपने भी इशारा किया था कि नफरत की सियासत। हम देखते हैं कि राजस्थान से अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं। अभी कासगंज के अंदर तिरंगा यात्रा को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा, एक फिरके के लोग पहले से वहां पर तिरंगे को सलाम करने के लिए जमा हुए थे, दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर आपस में तिरंगे को लेकर के ही झगड़ा हो जाता है, एक शख्स की जान चली जाती है, वो कोई भी मरे, हिंदुस्तानी मरता है, हिंदुस्तान का नुकसान होता है। आपको लगता है ये जो पूरी तरीके से सियासत चल रही है, ये जो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में जब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये कैसे खत्म होंगी? कोई रास्ता नजर आता है आपको? बिल्कुल सही आपने कहा, और ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तिरंगा एक बहाना है। आपको मालूम होगा 90s में हुबली में जो बाबा बुदनगिरी का जहाँ था, वहाँ पे हम रिपब्लिक डे में तिरंगा क्यों नहीं लहराएंगे? बीजेपी वहाँ से, हाँ, यहाँ से वो शुरुआत की थी ईदगाह के में। उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है। ये तिरंगा यात्रा बीजेपी वाले शुरू किए थे। कौन? जो आरएसएस आज़ादी के वक्त इस तिरंगा के खिलाफ थे। दूसरी बात, वो भगवा झंडा चाहते हैं, वो तिरंगा नहीं चाहते हैं। आरएसएस लिखे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तिरंगा को अडॉप्ट किया था तो गोलवालकर जी ये लिखे थे और ये गलत है, ये हम कभी नहीं मानेंगे, हम इस मुल्क में भगवा झंडा मांगेंगे। और आज वो तिरंगा को एक बहाना निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जो नफरत के बीज बो रहे हैं उसमें वो जो अक़लियत है, खासकर मुसलमान, उनको वो हुब्बुल वतन मानते नहीं हैं। तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि देखो ये हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है। क्या फॉर्मूला आपके पास हो सकता है कि ये जो नफरतें हैं, देखिए ये सोशल मीडिया के ज़रिए और जो है कुछ मीडिया के ज़रिए भी और कुछ और लोगों के ज़रिए ये नफ़रतें हम देखते हैं कई बार बढ़ती हुई दिखती हैं, कुछ रास्ता नज़र आता है इन नफ़रतों को कम करने का? बेशक, वो चूँकि वो जो कल्चरल नेशनलिज्म का उनका जो सोच है, एक तोड़ा मरोड़ा सोच है। जब मुल्क में जब कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त आरएसएस हिस्सेदारी नहीं किए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि चलो जेएनयू में जब बच्चे अपने स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहते वो देश प्रेमी है या पाकिस्तानी है, वो देखते हैं। तो वो तोड़ा मरोड़ा जो सोच है उसको वो बेचने के लिए जो हिस्ट्री को भी मरोड़ रहे हैं, और साथ साथ मजहबी जज्बात और फिर नेशनलिटी, वो दोनों को एक मिक्सचर बना रहे हैं जो हकीकत में अलग है। आप एक ही साथ आप हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं, आप हिंदू या मुसलमान या सिख या जैन भी हो सकते हैं। वो चाहते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अरे हमारे यहाँ इतने ज़ुबान हैं, उर्दू है, बंगला है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। तो इंडिया इज़ अ सैलाड बोल। आप सलाद में जैसे आपके गाजर भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, एक गुलदस्ता है बेसिकली, गुलदस्ता है, उसमें तरह तरह के होंगे। शानदार। तो वो चाह रहे हैं इस सबको मिक्सी में डाल करके एकदम पालक पनीर बना दे,
लेकिन आप मिक्सी में सब डाल करके ऐसा नहीं कर सकते। आपके जो डाइवर्सिटी है इसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो इसलिए ये कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट इस बात को कह सकती है, इसे मल्टी नेशनल मल्टीलिंगुअल कंट्री, उसको वो नहीं मानते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा मुसलमानों से जुड़े कुछ इश्यूज़ को पार्लियामेंट में जो लेकर के आया गया है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू है, ट्रिपल तलाक बिल आया और उसके बाद अचानक हज सब्सिडी ख़त्म कर दी। मुसलमानों से जुड़े इश्यूज़ के ऊपर हुकूमत या फिर कहा जाए डायरेक्ट मोदी हुकूमत कुछ मैसेज देना चाहती है कि बहुत ज़्यादा परवाह हम नहीं करते, ना हमें किसी का डर है। नहीं, बल्कि क्या जो है मौक़िफ़ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? दो तरीके है, बहुत सोचे समझे। ये हम शुरू से ये कह रहे थे, जो खास करके जो लोग मुसलमान कहते हैं उनको भी हम ये कह रहे थे कि आप उनके इस जो एक फंदा है उसमें आप मत फंसो। लेकिन होता है लोग जज्बाती सियासत जो करते हैं तो दो हाथ से ताली बजता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चलो सर में कफन मान के उतर जाएं। तो वो दिखा रहे हैं एक कि देखो हम मुसलमानों के मसाइल के बारे में कितने फ़िक्रमंद हैं, हमारे मुसलमान महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हमारा आंसू बह रहा है। जो हज नहीं करना चाहती थी अब मोदी जी चालू कर दिए, वो महरम के बगैर हज में जा सकती हैं। लेकिन यही धोखाधड़ी है। हकीकत में क्या है, हमारे मुल्क में वो माइनॉरिटीज़ इशूज़ का मतलब उन्हें रोज़गार चाहिए, उन्हें तालीम चाहिए। नीति आयोग ने जो अभी इनके हुकूमत में 2017 में जो रिपोर्ट दी हैं तो वो कह रहे हैं कि सचार कमेटी के 10 साल बाद भी रोज़गार में, तालीम में, बाकी तमाम जगह पर मुसलमान पिछड़ा हुआ है। और उस जगह पर वो मूल इशू को वहाँ से मुद्दे से भटका रहे हैं, मुसलमानों को भी और बाकी हिंदुस्तानियों को भी। और जो सेकुलर मिजाज है उसको वो तोड़ना चाह रहे हैं और उसको वो एक कम्युनल मिजाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मुसलमान को, जैसे कुछ मुस्लिम कम्युनल भी ऐसे चाहते थे, मुसलमान का सियासत का मतलब है मस्जिद, मज़ार, तलाक, कब्रिस्तान, मदरसा, हाँ, और वो उसी जगह वहाँ झुकना चाह रहे हैं। लेकिन मॉडर्न 21st सेंचुरी के नागरिक की हैसियत से हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, तकनीक चाहिए, रोज़गार चाहिए, हमारी रहायश चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमारे खेती में पानी चाहिए, हमारा बीज चाहिए, हम जो तजारत करते हैं उसमें हमें बैंक का ऋण चाहिए, लोन चाहिए। वो उस मुद्दे से हट करके आप देखेंगे एंगेजमेंट इसको बोलते हैं, वो कहते हैं हम 30 दिन में तो 4 दिन तो हम मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं जिससे मुसलमानों को नुकसान होने वाला है और उनको और ज़्यादा जज्बाती ढंग से एक उनको सेल के अंदर घुसाने की बात है। और वो अगर सेल में घुस जाएंगे तो इनके लिए हिंदुत्व वाली राजनीति करना आसान हो जाएगा। ये बताइए साहब कि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें और केरला की बात करें, वहाँ पर सियासी संघर्ष, राजनीतिक जो है झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक दूसरे की हत्याएं भी जो है वो अलग अलग पार्टी के लोग कर देते हैं। आपको लगता है कि ये मसले का हल नहीं हो सकता और ये जो राजनीतिक झगड़े हैं और जो संघर्ष में बदल जाता है, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, ये इससे बाज आना पड़ेगा? मैं समझता हूँ कहीं भी ये बंगाल या केरल बोल के नहीं है कि सियासी जो ज़्यादा वहीं पर होता है, तकरार होती है। हाँ। तो वो केरला में तो बहुत ज़्यादा किस्से हुए हैं, देखो सर आपको भी पता है। पिछले आरएसएस पिछले 3 साल से ये कैंपेन कर रहे हैं। हाँ। कि सबसे ज़्यादा जो हंगामा है वो केरल में है। अच्छा, आप अगर देखें, अखबार पढ़ते नहीं आप कलकत्ते दिल्ली में बैठ करके, आप अगर देखेंगे तो आए दिन दलितों के ऊपर जानलेवा हमले नहीं हो रहे हैं। उसको आप सियासी नहीं समझते हैं? ये रोज़ाना उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, जब हो रहा है, यहाँ तक कि जो रेप कांड होते हैं वो भी एक जो सोसाइटल डोमिनेशन है उसको वो रिवेंज की तरह इस्तेमाल करते हैं और महिलाओं के ऊपर वो जुल्म होता है। जब आदिवासियों को बेघर किया जाता है और घर जलाया जाता है और उसकी ज़मीन लूटा जाता है, वो सियासी जहर नहीं है झारखंड में? जब लातेहार में 2 बच्चों को टांग दिया मार करके गौ किसी के नाम पर, और वो क्या सियासी हत्या नहीं है? लेकिन ये उसके खिलाफ भी आवाज़ उठी, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ उठी है। जब कहीं रेप होता है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठती है, मीडिया भी खूब आवाज़ उठाता है। आप अगर देखेंगे कि पिछले 10 साल में हमारे मुल्क में जिसको आप पॉलिटिकल किलिंग्स बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा जो मॉब लिंचिंग है वो बड़ा है। और मॉब लिंचिंग भी एक सियासत है। जो जैसे अमेरिका में होता था, ब्लैक और वाइट के बीच में ये उसको इशू को बनाने के लिए वो ब्लैक को इस तरह से मारते थे। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, वो तो पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, बेशक केरल में जो, या कहीं भी बंगाल में आप जैसे बोले, यहाँ तक कि त्रिपुरा में भी अगर हो तो लोग ये कहते हैं कि देखो यहाँ कम्युनिस्ट है, जो मोदी जी कहते हैं, अमित शाह, कि कम्युनिस्ट है बोल के यहाँ ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप ये जब यहाँ कास्ट लेकर के जब होता है, जब आरक्षण लेकर के हुआ, जब ये जाट आरक्षण के नाम पर जब हुआ, यहाँ हिंसा नहीं भड़का था? जब गुज्जरों का जब मामला हो रहा था उस वक्त हिंसा नहीं भड़का था? कश्मीर में जब आप पेलेट गन से 112 लोगों को मारे, ये आपकी वो हिंसा नहीं है? तो ये देखने का चश्मा अलग अलग होता है। मैं समझता हूँ बेशक फिर भी केरल में भी हत्या की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में हत्या कब होता है? जब आप
इश्यूज को लेकर के तकरार करने के बजाय उसको आइडियोलॉजिकली आप जब नहीं लड़ते हैं तो आप उसको आर्म्स लेकर के, औजार लेकर के उसका वो फैसला करना चाहते हैं। और कम्युनिस्टों से चूंकि आप आइडियोलॉजिकली नहीं लड़ सकते, वसूली तौर पर नहीं लड़ सकते, चूँकि तो आपको काउंटर वसूल करना पड़ेगा, इसलिए आप कभी वो लाठी गोली जेल से, और जब आपके पास वो स्टेट पावर नहीं होता है तो फिर आप गुंडागर्दी करके, और आरएसएस इसके लिए ट्रेनिंग देता है। आपको मालूम है आरएसएस पूरे मुल्क में, अभी बंगाल में क्या हो रहा है, अभी बंगाल में ज़्यादा हिंसा नहीं हो रहा है, चूँकि बीजेपी और तृणमूल में जो साठगांठ की बात कर रहे थे, आज तक एक भी आरएसएस तृणमूल के हाथ में या तृणमूल के हाथ में आरएसएस कोई पिटाई नहीं खाया है। लेकिन आरएसएस हर जगह वहाँ आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा है। वो आने वाले 4 साल 5 साल बाद जब हत्या होंगे तब आप देखेंगे कि हत्या की राजनीति किसको बोला जाता है। और ये बजरंग दल वाले, ये दुर्गा वाहिनी वाले, ये जो आर्म्स ट्रेनिंग पूरे नॉर्थ इंडिया में दिए, या आज भी जो ये रामनवमी के झंडे के नाम पर हो या धार्मिक कोई भी भावना को उभारने के लिए जो तमस, आप अगर ड्रामा देखे होंगे भीष्म साहनी का, तो उसमें आप पढ़े होंगे नॉवेल, तो उसमें देखे होंगे कि किस तरह से मुर्गी काट करके ट्रेनिंग दिया जाता है बाद में लोगों को काटने के लिए। तो अब अजीब हालत है कि आपको केरल या बंगाल देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में खूंखार राजनीति बढ़ रही है। और वो लेकिन बात सभी जगह की होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी पहले बाकी जगहों का जिक्र किया था, इसीलिए केरला की बात भी होना बहुत ज़रूरी है। और आप कहते हैं कि ऐसी जो हिंसाएं हैं वो रुकनी चाहिए। और आप देखिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट उसको सख्ती से निपटा बोल करके, अभी आप पिछले अगर 1 महीना 1.5 महीना में देखेंगे, आप एक भी वाकया को रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। नहीं ठीक, अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर खुद सब पार्टी को बुला करके बैठे, बात किए, लेकिन वसूली तौर पर लड़ाई चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये सिर्फ चूँकि बाकी जगह क्या होता है, चुनावी हिंसा भड़कते हैं, लेकिन जहाँ लेफ्ट होते हैं वो चूँकि सारा साल ही सियासी मामले में रहते हैं, और जैसे मैं कहा बहुत जज्बाती भी होते हैं, तो वो उस तरह से भिड़ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि खूंखार राजनीति से कोई फ़ायदा है। सर, हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद सलीम साहब, बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने बात रखी अपनी, और इनका ये कहना है कि खून खराबा जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। सियासत जो है वो प्यार मोहब्बत की होनी चाहिए, और लोगों को ये समझना चाहिए कि जो मुल्क है ये प्यार मोहब्बत से ही आगे बढ़ सकता है, खून खराबे से नहीं। बेबाक बात आप सबने देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।